हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इरफान शाह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने प्यारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है महाराष्ट्र बोर्ड साइंस। ओके, तो स्टूडेंट्स हम आज आ गए हैं हमारे ग्रेविटेशन लेसन के 7th लेक्चर में। और इस लेक्चर में आपको यहाँ पे बोर्ड के ऊपर देखकर पता ही चल गया होगा कि हम आज के लेक्चर में क्या देखने वाले हैं। यस स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, मगर सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूं जितने टाइप्स के न्यूमेरिकल्स इस लेसन में हैं। सभी के सभी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने हैं। स्टूडेंट्स, इस लेसन में टोटल 20 न्यूमेरिकल्स है और उनको हमने 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। डोंट वरी, सभी 20 न्यूमेरिकल्स हम इस लेक्चर में नहीं देखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ओके, जस्ट अभी इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं आपको कि न्यूमेरिकल्स कितने हैं और कैटेगरीज कितनी है। तो न्यूमेरिकल्स है 20 और कैटेगरीज ये 4 है। जो फर्स्ट कैटेगरी है टाइप ए, जिसके अंदर है न्यूमेरिकल्स डिपेंड्स ऑन द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर आप बोल सकते हो न्यूमेरिकल्स डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन। जो आपने देखा था फॉर्मूला F इज इक्वल टू G m1m2 अपॉन डिस्टेंस द स्क्वायर। ओके, उस फॉर्मूला के ऊपर, या न्यूटन, वो फॉर्मूला कहां से आया था? न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। न्यूटन का वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था और उसके ऊपर डिपेंड फॉर्मूला हमने सॉल्व किया था, डेरिवेशन उसका सॉल्व किया था हमने। F इज इक्वल टू G m1m2 अपॉन डी स्क्वायर, या फिर R स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। तो पूरे लेसन में कितने क्वेश्चन है इस लॉ के ऊपर डिपेंड या फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड? टोटल 4 क्वेश्चन है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ये 4 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, मगर अभी आपको ये बाकी टाइप्स भी बता देता हूं जो हम स्टेप बाय स्टेप आगे देखने वाले हैं। जो टाइप बी है, इसके अंदर न्यूमेरिकल डिपेंड्स ऑन द न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, या फिर लॉज ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं हम, या इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर डिपेंड न्यूमेरिकल्स। इस लेसन में टोटल कितने हैं? 8 न्यूमेरिकल्स है। कितने न्यूमेरिकल्स है, कितने क्वेश्चन है? टोटल 8 क्वेश्चन है। ओके, ये हो गई आपकी सेकेंड कैटेगरी। ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। 8th जो लेक्चर होगा, उस 8th लेक्चर में हम ये जो न्यूमेरिकल्स है डिपेंड्स ऑन न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके 8 क्वेश्चन 8th लेक्चर में देखेंगे। ओके, व्हाट एन कोइंसिडेंस, न्यूमेरिकल्स भी 8 है और लेक्चर भी 8th होने वाला है अपना। ओके, देखेंगे 8th लेक्चर में। आज के लेक्चर में तो ये देखने वाले हैं। टाइप सी में देखो, न्यूमेरिकल्स ऑफ द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट। जो हमारा मास एंड वेट का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और जो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, उसके ऊपर डिपेंड हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? टोटल 6 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। और जो टाइप डी है, 4th टाइप, इसके अंदर हमें एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है जो कि डिपेंड होगा केपलर के 3rd लॉ के ऊपर, केपलर का 3rd लॉ, और एक न्यूमेरिकल डिपेंड होगा एस्केप वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये जो सब टोटल क्वेश्चंस है, ये 4, ये 8, 12, 12 प्लस 6, 18, 18 और ये 1, 1, 2, मतलब टोटल 20 क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस कहाँ से इंक्लूड है? ये आप इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो है आपके टेक्स्ट बुक में, मतलब जो लेसन है, लेसन के अंदर सॉल्व्ड एग्जांपल्स है, उन सॉल्व्ड एग्जांपल्स को भी मैंने ऐड किया है। उसके बाद एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस है वो ऐड किए हैं। उसके अलावा थिंक अबाउट इट, यूज योर ब्रेन पावर, इनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चंस है, उनको भी मैंने ऐड किया है। तो जो टोटल सॉल्व्ड एग्जांपल, एक्सरसाइज के एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका एक्सरसाइज का वो, उसके बाद जो यूज योर ब्रेन पावर, थिंक अबाउट इट, उनमें दिए हुए क्वेश्चन जो है, इन सभी को मिलाकर जो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके टोटल 4 एग्जांपल्स निकल के आते हैं। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर 8 क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर टोटल 6 क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। और जो न्यूमेरिकल्स है एस्केप वेलोसिटी और केपलर के 3rd लॉ के ऊपर डिपेंड, उनके अंदर एक एक न्यूमेरिकल है। ओके, इनमें कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे भी है जो सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम है, वहां पे हमें कोई वैल्यूज नहीं रखना है, कोई मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह नहीं करना है। नॉर्मल वर्ड क्वेश्चंस होंगे, उन्हें हमें जस्ट प्रूफ करना या सॉल्व करना है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन इनके अंदर इंक्लूड है, मगर सभी मिला के 20 क्वेश्चन है।
ओके तो जैसे मैंने पहले भी एक दो बार कह दिया आपको कि इस लेक्चर में हम ये 4 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर डिपेंड है, या हम कह सकते हैं कि जो फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन है उनके ऊपर डिपेंड है। तो चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, जो टाइप ए के न्यूमेरिकल्स है उनको करने के लिए कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, जो कि आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में 5th 6th 7th 8th में ये सब चीजें पढ़ी है, आपने ऑलरेडी इसका स्टडी किया है, आपने इनकी प्रैक्टिस भी की है। बट हमारे पर्टिकुलर ए टाइप के जो न्यूमेरिकल्स है जो डिपेंड होने वाले हैं किसके ऊपर, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है या फिर फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन जिसे कहेंगे हम, उसके ऊपर डिपेंड जो न्यूमेरिकल्स है उन्हें सॉल्व करते वक्त ये कुछ बेसिक्स है जो हमें लगने वाले हैं। ओके जैसे मैंने कहा कि आपको ये पता है, जस्ट मैं एक रिवीजन कर दे रहा हूं, तो ध्यान दो। देखो सबसे पहले टेकिंग अप्रोक्सीमेट नंबर्स आफ्टर पॉइंट, मतलब जब आंसर्स आपके आते हैं, जब आप पूरा सॉल्यूशन क्या करते हो, सॉल्व करते हो, पूरा सम सॉल्व करते हो, तो उसके बाद जो आंसर्स आते हैं तो आप वहां पे नोटिस करोगे कि जो आंसर्स आपके आए हैं कैलकुलेशन करने के बाद और जो टेक्स्ट बुक में आंसर्स दिए हुए हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं वो या तो सॉल्व्ड एग्जांपल है या जो एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है एक्सरसाइज में वो है, या फिर कुछ डू यू नो यूज योर ब्रेन पावर के क्वेश्चन है। तो आप वहां पे देखोगे कि टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिए हैं और आपने कैलकुलेशन करके जो आंसर लाए हैं वो नियर अबाउट सेम है, मगर वहां पे कुछ नंबर्स का डिफरेंस है। तो उन नंबर के डिफरेंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ अप्रोक्सीमेट नंबर लेने होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं कि जो हम 4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, उन 4 क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चन है सेकंड वाला जो सॉल्व करेंगे हम अभी, तो उसके अंदर जो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है तो ये आता है 7.7328788, ये आंसर आता है हमारा सॉल्व करने के बाद। और हम जब टेक्स्ट बुक में आंसर देखते हैं तो वो आंसर है 7.33। कितना है आंसर? 7.33। तो क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे ये 7 एज इट इज है, पॉइंट एज इट इज है, 3 एज इट इज है, मगर ये 2 7 8 8 आगे भी डिवीजन होता है। मतलब जब हम ये आंसर निकालते हैं डिवीजन करके, डिवाइड करके, तो आगे भी बहुत सारे नंबर्स आते हैं। तो इतने सारे नंबर्स ना लिखते हुए यहाँ पे 2 है ना, तो 2 के अलावा डायरेक्ट क्या लिख लिया यहाँ पे 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे वाले नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा आंसर ये आता है 18.2456708, ये आंसर आ गया। अब इतना लॉन्ग आंसर मैं लिखूंगा नहीं, ओके। या तो मैं 18.2 के जगह अगर मैं डायरेक्ट 3 ले लेता हूं तो ये इतने नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर कम से कम 18 पॉइंट ये 2 मैंने रखा, ये 4 के बाद जितने नंबर्स है ये नहीं लिखना है मुझे, तो ये 4 के जगह मैं क्या ले लूंगा 5, ओके। तो पॉइंट के बाद के जो नंबर्स है उन नंबर्स का मतलब अप्रोक्सीमेट नंबर लेना, जो आगे वाले नंबर्स है वो ना लिखते हुए, वो राइट ना करते हुए एक उसके अगले वाला अगर नंबर हम लिख देते हैं तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है आंसर के अंदर, ओके। तो हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा तो जैसा टेक्स्ट बुक में आंसर दिया है वैसे उस आंसर को हमको कन्वर्ट करना होगा, ओके। जैसे जो एक सम और है, एग्जांपल के तौर पे बताता हूं मैं आपको, जो थर्ड सम हम इसके अंदर जो सॉल्व करने वाले हैं, थर्ड नंबर वाला सम, तो इसके अंदर आप नोटिस करोगे कि जो थर्ड सम है इसके अंदर जो आंसर आता है आपका, वो आंसर आता है 2.017, मगर टेक्स्ट बुक ने आंसर दिया है डायरेक्टली 2, ओके। 0.0 है ना, तो टेक्स्ट बुक ने इसको कंसिडर ही नहीं किया है, ठीक है। तो सिंपल हम जो सॉल्व करने वाले हैं, सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा तो वो आंसर करेक्ट रहेगा। अगर हम उस स्टेप पे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो चेक करने वाला, जो भी पेपर चेक करने वाला है, वो आपका एक भी मार्क्स कट नहीं कर सकता, ओके। अगर आप इस आंसर पे छोड़ देते हो, या पहले मैंने बताया कि 7.32 समथिंग समथिंग आ रहा है, ओके, आप यहाँ पे भी अगर छोड़ देते हो तो आपका कोई मार्क्स कटेगा नहीं। मगर
जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है वैसा आंसर लाने के लिए हमें कुछ अप्रोक्सीमेट नंबर्स लेना होंगे। ये फर्स्ट बेसिक है, बहुत ही सिंपल सा है कि पॉइंट के बाद, जैसे और एक एग्जांपल देता हूं मैं, 8 4 6 1 2 4 9 इतना डिवीजन आ गया हमारा, तो हमें 8.4, अभी 6 7 जितना है इतने नंबर्स नहीं लिखने हैं, तो यहाँ 6 के बाद डायरेक्ट में क्या लिख लूंगा 7, तो ये आगे वाले नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो जो भी आंसर्स आएंगे हमारे, तो उसको हमें टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना होगा, कुछ नॉर्मल बेसिक, ये सिंपल सी थिंग है कि एक जो नंबर दिया है उसके नेक्स्ट वाला नंबर लिखकर आगे वाले जितने नंबर्स है उन्हें लिखने से हम बच सकते हैं। सिंपल सी बात है। ओके, तो और एक बेसिक है, पॉइंट मूव टुवर्ड्स आरएचएस एंड पॉइंट मूव टुवर्ड्स एलएचएस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा शायद कि कुछ नंबर है, फॉर एग्जांपल एक नंबर है 6.67। अब इस नंबर को मुझे कन्वर्ट करना है 667 में। 6.67 को मुझे कन्वर्ट करना है 667 में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ का पॉइंट है, यहाँ का वो पॉइंट अगर मैं यहाँ 7 के बाद देता हूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा नंबर 6 पॉइंट वाला 600 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पॉइंट जो है 1 2 प्लेसेस कहाँ मूव कर रहा हूँ, आरएचएस को, अपने राइट हैंड साइड को मूव कर रहा हूँ। कितने प्लेसेस मूव कर रहा हूँ, 2 प्लेस, तो क्या आएगी 10 की पावर -2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 टू पावर -2 से। सिंपल सी बात है, अगर आप पॉइंट को राइट टुवर्ड्स योर राइट हैंड अगर क्या करते हो, मूव करते हो, तो जितने प्लेस आप मूव करते हो उतने प्लेस क्या आएंगे, 10 का पावर माइनस आएगा। जैसे और एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको कि ये 23.478 ये नंबर है। ओके, अब इसे मुझे कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल इस नंबर को मुझे कन्वर्ट करना है 2347.8 में मुझे कन्वर्ट करना है। ओके, 23.478 इस नंबर को मुझे कन्वर्ट करना है 2347.8 में। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये पॉइंट 1 2 प्लेसेस मेरे राइट को मूव कर रहा हूं, मेरे राइट हैंड साइड को मूव कर रहा हूं। तो मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पे पॉइंट 2 प्लेस आगे मूव करके राइट हैंड साइड को आगे 2 प्लेस मूव किया, इसलिए 10 टू पावर -2। अगर किसी नंबर में मैं और ज्यादा प्लेसेस मूव करता हूं तो उतने ज्यादा क्या आएंगे, माइनस आएंगे, याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल ये 3.417 है और इस नंबर को मुझे कन्वर्ट करना है 3417 में, मतलब ये जो यहाँ का पॉइंट है मुझे यहाँ पे लेना है। तो कितने प्लेस मूव कर रहा हूं मैं, 1 2 3 प्लेसेस मूव कर रहा हूं टुवर्ड्स राइट, इसलिए यहाँ पे आएगा इंटू 10 टू पावर -3। मैं 3.417 को 3417 में कन्वर्ट कर सकता हूं पॉइंट को राइट साइड पे मूव करके। तो जब आप राइट साइड पे मूव करोगे तो जितने प्लेस मूव करोगे उतना 10 का पावर क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है। आप अगर एक प्लेस मूव करते हो तो -1 आएगा, 2 प्लेसेस मूव करते हो -2 आएगा, 3 प्लेसेस -3, 4 प्लेसेस, जितनी प्लेसेस करना है अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल। सिंपल नंबर लाने के लिए, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के लिए, सिंपल नंबर्स लाने के लिए जितने पॉइंट मूव करना है राइट को हम मूव कर सकते हैं, और जितने प्लेस मूव किया उतना 10 का पावर क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, अब ये हो गया सेकेंड रूल। होप आपको समझ में आ गया होगा। आप और एग्जांपल्स करके देख सकते हो, या कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। देखो, अब उसके बाद है पॉइंट मूव टुवर्ड्स एलएचएस। कभी कभी ऐसे होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को भी पॉइंट क्या करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब एक कोई नंबर है, उस नंबर को आपको 6000 से डिवाइड करना है। अगर मैंने कहा कि पर्टिकुलर एक नंबर है, उस नंबर को आपको 6000 से डिवाइड करना है, तो मुझे बताओ 6000 से डिवाइड करना सिंपल है या 6 से डिवाइड करना सिंपल है? सिंपल सी बात है, 6 से डिवाइड करने में हमें सिंपल जाएगा। या फिर मैं ऐसे कहूं कि एक नंबर को आपको 6000 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो मुझे बताओ 6000 से मल्टीप्लाई करना सिंपल है या 6
से मल्टीप्लाई करना सिंपल है, तो ऑब्वियसली 6 से मल्टीप्लिकेशन करना या डिवीजन करना क्या होगा, सिंपल होगा। तो मुझे चाहिए कि मैं 6000 को 6 में कन्वर्ट करूं, तो यहाँ का जो पॉइंट है मुझे मेरे लेफ्ट साइड को, जब आप राइट करते हो तो आपके लेफ्ट साइड को कितने प्लेस मूव करना है, 1 2 3 प्लेस मूव करना है। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट दे दूं, पॉइंट के बाद के 0 को कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, ये हमें पता है। अगर हम ये लिखते हैं पॉइंट के बाद के 0 तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 0 को, पॉइंट के बाद के 0 को कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैंने कितने प्लेस पॉइंट को लेफ्ट में मूव किया, कितने, 3 प्लेसेस, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 टू द पावर +3। तो अगर आप पॉइंट LHS को मूव करते हो, आपके लेफ्ट साइड को अगर मूव करते हो, तो जितने पॉइंट मूव करोगे, पॉइंट को जितने प्लेसेस मूव करोगे उतना 10 का पावर क्या आएगा, प्लस आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल लेते हैं, 28,478 ये नंबर है, ओके, 28,478 ये नंबर है। इस नंबर को मुझे कन्वर्ट करना है 2.8478 में मुझे कन्वर्ट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ का पॉइंट है, जो दिखाई नहीं देता मगर है, तो वो मुझे कितने प्लेस लेफ्ट को मूव करना है, 1 2 3 4 प्लेसेस को मुझे लेफ्ट को मूव करना है। तो मैं 28,000 को 2.84 लिख सकता हूं पॉइंट को लेफ्ट को मूव करके। तो कितने प्लेस मैंने मूव किया, 4 प्लेसेस, इसलिए 10 टू द पावर +4। तो सिंपल सी बात है, आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशंस को सिंपल बनाने के लिए या फिर नंबर्स को सिंपल फॉर्म में लाने के लिए आपको पॉइंट्स को क्या करना होता है, एक तो राइट को मूव करना होता है या लेफ्ट को मूव करना होता है। अगर आप राइट को मूव करते हो, जितने प्लेसेस पॉइंट को मूव करते हो उतनी 10 की पावर क्या आती है, माइनस आती है। और अगर आप लेफ्ट को मूव करते हो पॉइंट को, तो 10 की जितने प्लेसेस मूव करते हो तो 10 की पावर क्या आती है, प्लस आती है। ओके, ये जो पॉइंट का जो क्या है, मतलब मूव करना राइट या लेफ्ट को, नंबर को होल नंबर में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करने के लिए, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें पॉइंट के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है। मतलब ऐसे होता है कि हम सॉल्व तो कर लेते हैं मगर पॉइंट की पोजीशन कभी कभी क्या हो सकती है, गलत हो सकती है, और एक पॉइंट की पोजीशन गलत होने की वजह से हमारा पूरा आंसर क्या हो सकता है, रॉन्ग आ सकता है। ओके, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मेरे पॉइंट के मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स रॉन्ग नहीं होंगे, पॉइंट की पोजीशन रॉन्ग नहीं होगी, तो मतलब आप क्या कर सकते हो, वैसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हो पॉइंट को ना मूव करते हुए। मगर ऐसे बस 10 to 5% स्टूडेंट होते हैं जिन्हें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो पॉइंट वाले होते हैं उनमें करेक्ट पॉइंट लेना आता है। नियर अबाउट 90% स्टूडेंट को पॉइंट का प्रॉब्लम होता ही है। इसलिए जब मैं सॉल्व करने वाला हूं तो मैं इस मेथड का यूज करने वाला हूं, जहां पे जरूरत पड़ गई राइट को मूव करने की तो राइट को मूव कर दूंगा 10 का पावर माइनस लेके, जहां पे जरूरत पड़ गई लेफ्ट को मूव करने की, जितने प्लेस मूव किया उतना 10 का पावर क्या आएगा, प्लस आएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको समझ गई होंगी और आपने इन्हें पहले भी पढ़ा है। अब इसके बाद देखो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ पावर्स। पावर्स की क्या करना है आपको, एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है। अब देखो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर आपको दिया है, ये नंबर है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 ये नंबर है। तो अभी इसको क्या करना है, मुझे सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे दिख रहा है सिंपली 6.67 और 6.4 का मल्टीप्लीकेशन होगा। अगर आपको पॉइंट के पोजीशंस का प्रॉब्लम नहीं है डायरेक्टली कर लो आप, ओके। मगर प्रॉब्लम है तो इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो। यहाँ पे ये पॉइंट में 2 प्लेस आगे मूव करूंगा, 667 इंटू 10⁻⁻2। मैंने राइट को 2 प्लेस मूव किया इसलिए 10⁻⁻2, ये इंटू 10⁻⁻11 एज इट इज। यहाँ पे मैं एक प्लेस पॉइंट को आगे मूव कर रहा हूँ तो ये 6.4 कन्वर्ट हो जाएगा 64 में, और यहाँ पे आएगा 10⁻⁻1 और ये 10⁻6 + 6 एज इट इज। अब मैं क्या करता हूँ, नंबर्स को एक साइड में लिख लेता हूँ और पावर्स को एक साइड में। 667 इंटू 64 ये 2 नंबर्स हैं, इनको एक साइड ले लिया और यहाँ पे 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻⁻1 और इंटू 10⁻⁻6 ये एज इट इज।
अब पावर्स की क्या करनी है, एडिशन करनी है। तो पहले एडिशन उनकी कर लो जिनके साइन सेम है, प्लस प्लस या माइनस माइनस। तो यहाँ पे दिख रहा है, ये तो मल्टीप्लीकेशन आपको करके आंसर निकालना होगा। मैं ये थर्ड फोर्थ वाला रूल आपको बता रहा हूं कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन पावर की कैसे करते हैं। कोई हार्ड थिंग नहीं है, बस एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है। यहाँ पे कितना है, -2 -11 क्या हो जाएगा, -13। यहाँ पे -1 -14। तो ये जो भी आंसर आएगा इसको 10⁻⁻14 इंटू 10⁻6। ओके, अब यहाँ पे देखो एक नंबर की साइन क्या है, माइनस है, एक नंबर की प्लस है। ओके, तो आपको सिंपली पता होगा जो बिग नंबर होता है तो उसकी साइन आती है आंसर को। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम 6 में से माइनस करेंगे 14 को, 6 में से जब हम 14 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा आंसर आएगा 10⁻8। कितना आंसर आने वाला है, 10⁻8। अब प्लस आएगा या माइनस आएगा, क्योंकि जो बिग नंबर है उस बिग नंबर का साइन क्या है, माइनस है, इसलिए क्या आ गया, माइनस। अगर प्लस होता तो आंसर क्या आता, प्लस आता। तो सिंपली क्या कि माइनस माइनस अगर है तो वो ऐड होके उनको माइनस साइन आएगा। जैसे -1 -11 -2 था, ये -14 हो गया एडिशन करने के बाद, और ये +6 के साथ उसको ऐड किया तो क्या होगा, मतलब +6 है और उसमें ऐड करना है हमें -14। तो प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो +6 -14 का आंसर आएगा आपका -8। ओके, तो फाइनल इसका जो मल्टीप्लीकेशन रहेगा वो तो आएगा ही, और यहाँ पे क्या रहेगा, 10⁻⁻8। ओके, तो ये है हमारा कौन सा रूल, ये फोर्थ वाला रूल के पावर की क्या करना है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है। बहुत ही सिंपल है। ओके, सिंपल सी थिंग है। उसके बाद डूइंग इनवर्स ऑफ अ टर्म हैविंग पावर। अब जो टर्म है जिसको पावर है, 10 की पावर है, उसका अगर इनवर्स करना है, इनवर्स अगर करना है तो क्या करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी का एग्जांपल ले लेते हैं कि अभी 667 × 64 था हमारा, और इंटू 10⁻⁻8 आ गया। अभी इसको डिवाइड में क्या है, यहाँ पे ये भी बता देता हूँ, डूइंग इनवर्स ऑफ अ टर्म हैविंग पावर, डूइंग स्क्वायर ऑफ अ टर्म हैविंग पावर, ये दोनों चीजें साथ में बता देता हूँ। अगर यहाँ पे नीचे क्या है, एक नंबर है, वो नंबर है 3.84 × 10⁻6, ये नंबर है। ओके, और इसका क्या है, स्क्वायर है। तो इसको कैसे सॉल्व करूंगा, अभी तो ये ऊपर वाली टर्म तो मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताई थी, 667 × ये 64 एज इट इज। इसका जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा वो आंसर भी लिख सकते हो आप, 10⁻⁻8 एज इट इज है। यहाँ पे पॉइंट मुझे 2 प्लेस आगे मूव करना है, तो 2 प्लेस आगे मूव करूंगा तो क्या होगा, 384 इंटू राइट को मूव किया इसलिए -2 इंटू 10⁻6 एज इट इज, और इसका क्या, स्क्वायर। ओके, तो अभी क्या होगा, ये +6 -2 क्या आंसर आएगा, +4। तो ये 667 × 64 इंटू 10⁻⁻8 एज इट इज अपॉन क्या, 384 इंटू 6 में से 2 गया 10⁻4, इसका क्या, स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, ये 384 का स्क्वायर होने वाला है। 384 × 384 जो आंसर आएगा वो आप लिखोगे। अब 10⁻4 का स्क्वायर कैसे होगा, तो यहाँ पे होती है मल्टीप्लीकेशन, ये पावर की और स्क्वायर की क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन। तो 384 का यहाँ पे ऊपर लिखता हूं, 384 का जो भी आंसर आएगा वो आएगा, मगर ये पावर की और इस स्क्वायर की क्या होने वाली है, मल्टीप्लीकेशन होने वाली है। तो ये ऊपर का 667 × 64 × 10⁻⁻8 एज इट इज है, नीचे 384 का जो भी स्क्वायर आएगा इंटू 10⁻4 है, तो ये होगा 10⁻8। क्या हो जाएगा, 10⁻8। मतलब एक बात समझ में आ गई आपको कि स्क्वायर के साथ पावर की क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन होती है। अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 4 2 +8 आ गया। अगर यहाँ -4 होता तो क्या होता, -8 आता। ओके, ये सिंपल सी बात है। अब इसका इनवर्स करना है। अब ये 10⁻8 नीचे प्लस है, ये ऊपर इनवर्स में जाके क्या होगा, माइनस होगा। मतलब 667 × 64 × 10⁻8, ये प्लस वाला 8 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10⁻8, ये अपॉन जो भी 384 का स्क्वायर है वो रहेगा। ये -8 फिर से क्या हो जाएंगे, 10⁻16। ओके, तो सबसे पहले हमें अप्रोक्सीमेट आंसर लेना है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। उसके बाद सेकेंड थिंग क्या, हमें पॉइंट को राइट के ओर मूव करना है। अगर हम राइट को मूव करते हैं तो 10 की पावर माइनस आती है,
अगर हम लेफ्ट को मूव करते हैं तो 10 की पावर प्लस आती है, जितने प्लेस मूव करेंगे उतनी 10 की पावर प्लस या माइनस आएगी लेफ्ट या राइट को। उसके बाद एडिशन और सब्सट्रैक्शन आपको आनी चाहिए पावर की, सिंपल है एडिशन और सब्सट्रैक्शन। आपको स्क्वायर और इनवर्स, जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर भी करके दिखाया आपको, 4 2 जा 8, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होती है पावर और स्क्वायर की। और इनवर्स करते वक्त अगर नीचे प्लस है पावर तो ऊपर माइनस होगा, नीचे अगर माइनस है तो इनवर्स करते वक्त ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। अगर ये 10⁻⁸ है तो ऊपर जाके 10⁻⁻8 हो रहा है। अगर नीचे डिनोमिनेटर में 10⁻⁻8 है तो ऊपर जाके क्या होगा, 10⁻+8 होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, आपको मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करेक्ट करना आना चाहिए। ओके, आप अब 10th स्टैंडर्ड में आ गए हो तो ऑब्वियसली आपको ये आता ही होगा। जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले हो, इन पर्टिकुलर 4 सम्स के अंदर जो हम सॉल्व कर रहे हैं, करने वाले हैं अभी, तो उनके अंदर बिग नंबर्स आने वाले हैं। ओके, इवन 10,000 के प्लेस में नंबर आएंगे, इवन लाख और 10 लाख के प्लेस में भी नंबर, प्लेस वैल्यू वाले नंबर आ सकते हैं। तो आपके पास वहां पे 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो क्या कि उन्हें सिंपल में कन्वर्ट करो। ओके, मतलब ऊपर फॉर एग्जांपल एक नंबर 10 लाख के प्लेस वाला है और एक नीचे 1 लाख की प्लेस वाला है। ओके, तो आप उन्हें डिवाइड करते करते सिंपल में कन्वर्ट करते जाओ, या फिर डायरेक्टली जो नीचे लाख प्लेस वाला नंबर है और ऊपर 10 लाख वाला है तो डिवाइड कर दो। तो अगर आप क्या करते हो, अगर सिंपल करते जाते हो तो बहुत स्टेप्स बढ़ती है, ये मेरा ओपिनियन है, आपको जैसे लगता है वैसे आप कर सकते हो। मतलब आप क्या करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, ऊपर एक बड़ा नंबर है, उससे थोड़ा नॉर्मल छोटा नंबर नीचे है, डिवीजन में है, तो क्या करते हैं हम डिवाइड करके दोनों को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। फिर जो नंबर आएगा फिर उसे सेम नंबर से डिवाइड करके और सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, और डिवाइड करके और सिंपल, ऐसे करते करते स्टेप्स बहुत बढ़ जाती है। और किसी एक स्टेप में कुछ नॉर्मल मिस्टेक होने के भी चांसेस रहते हैं। तो मेरा ओपिनियन यही है कि इतने स्टेप्स करने से अच्छा है कि अगर 10 लाख है और नीचे लाख से हमें डिवाइड करना है तो आप क्या करो, थोड़ा 5 मिनट टाइम आपको एक्स्ट्रा लगेगा, आप उस पर्टिकुलर नंबर का टेबल बना लो और टेबल बनाने के बाद डायरेक्टली सीधे से डिवाइड करो। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, आपके जो एरर आने के चांसेस है वो कम होंगे, क्योंकि स्टेप्स जो है ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है, कुछ 1-2 स्टेप में ही आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो, आपको जैसे लगता है वैसे आप कर सकते हो, आप डिवाइड करके सिंपल नंबर्स में कन्वर्ट करो, या फिर डायरेक्टली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, बड़ा वाला नंबर है, उसका टेबल बनाओ। 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे मगर करेक्ट आंसर आपका आएगा। तो आपको जैसा भी लगता है आप वैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप बोलोगे सर आप ओनली फॉर एग्जाम्पल मतलब जो न्यूटन के इनवर्स स्क्वायर लॉ के है बस वो 4 के बारे में बोल रहे हो, तो 4 इसलिए बोल रहा हूं मैं कि अब तक जितने भी बार बोर्ड के एग्जाम हुए हैं तो एग्जाम में जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं। मतलब अगर न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर सम अगर आते हैं तो इन 4 में से कोई एक ही आएगा, एज इट इज वैल्यू वाला आएगा, वैल्यूज भी नहीं चेंज होंगे, बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट रहेंगे। ओके, इसलिए ये बहुत मतलब सिंपल हो गया आपके लिए कि आपको सिर्फ ये 4 क्वेश्चन ही क्या करना है, अच्छे से परफेक्ट सॉल्व करके रखना है। उसको 2-3 टाइम आप देखकर सॉल्व करो, 2-3 टाइम बिना देखे सॉल्व करो, बगैर देखे आप सॉल्व करो, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और कुछ क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में वैसे ही सॉल्व करने के लिए देने वाला हूं। तो हम जो 4 क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 6 के ऊपर। ओके, जो 4 एग्जाम्पल हम देख रहे हैं न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर या फिर फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर डिपेंड, जो 4 एग्जाम्पल्स है उनमें का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 6 सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है। तो क्वेश्चन ऐसे है, महेंद्र एंड विराट सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। ओके, तो ध्यान में रखना है स्टूडेंट, जब आप एग्जाम्पल को रीड करते हो, जब दिए हुए क्वेश्चन को रीड करते हो, तो जैसे जैसे आप रीड कर रहे हो वैसे वैसे आपको गिवन लिखना आना चाहिए, या जो गिवन है एग्जाम्पल के अंदर वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने रीड किया तो मुझे पता चला कि महेंद्र और विराट एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं,
1 मीटर के डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। तो मुझे समझ में आ गया कि डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। ओके, ये 1 मीटर, d इज इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू 1 मीटर मैंने लिख लिया। उसके बाद देयर मासेस आर 75 kg एंड 80 kg रिस्पेक्टिवली, मतलब एक का मास जो है 75 kg है और सेकेंड वाले का मास जो है वो 80 kg है। तो मुझे पता चल गया, तो मैंने गिवन में लिख लिया, मास 1 है 75 किलोग्राम और मास 2 है 80 किलोग्राम। और उसके बाद जब फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता ही है तो हमें m1 m2 d के साथ साथ किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो इस एग्जांपल के लिए टेक्स्ट बुक ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल की जो वैल्यू है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, वो यही यूज की है जो हमने पहले देखी थी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और हमें कहा है कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, मतलब एग्जाम्पल को और अच्छे से समझो। माही भाई और विराट भाई दोनों एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। माही भाई का जो मास है वो है 75 किलोग्राम, विराट का जो मास है वो है 80 kg, 80 किलोग्राम है, m1 m2। और उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो फोर्स है वो तो यूनिवर्सल है, वो फिक्स है। कांस्टेंट का फोर्स वो कितना है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मतलब 75 और 80 केजीज की दो बॉडी एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो उनके अंदर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये हमें इस एग्जाम्पल में कैलकुलेट करने के लिए कहा है। ओके, तो सिंपल है। एक बात और याद रखो स्टूडेंट, जब आप गिवन लिखते हो तो गिवन में जो भी क्वांटिटीज है सभी क्वांटिटीज के यूनिट्स यस आई ही है ना, ये चेक करना है एक बार। यस आई यूनिट्स ही चाहिए। जब आप वैल्यू रखते हो तो आप यस आई यूनिट में ही रखते हो, यस आई यूनिट में ही सॉल्व करते हो, ये हमेशा ध्यान में रखना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेंटीमीटर, मिलीमीटर या किलोमीटर अगर होता तो मुझे उसे मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ता। ये एक बात और बेसिक्स में आपको याद रखनी है कि कन्वर्जन आपको पता होने चाहिए। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है, ग्राम को किलोग्राम में अगर करना है तो क्या करना पड़ता है, या फिर मीटर को सेंटीमीटर में, या सेंटीमीटर को मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा। कन्वर्जन्स भी आपको पता होने चाहिए। आई थिंक आप 5th का या 6th का मैथ का जो टेक्स्ट बुक है महाराष्ट्र बोर्ड का, तो आप उससे ये और रिवाइज कर सकते हो। आप balbharti.com से आप टेक्स्ट बुक डाउनलोड करो, उनके अंदर ये चैप्टर्स होंगे कन्वर्जन वाले, एक बार उसे भी रिवाइज करके रख लो। ओके, तो कन्वर्जन्स भी आपको पता होनी चाहिए। मतलब बताना ये था मुझे कि यहाँ पे जितने भी क्वांटिटीज के आप गिवन की वैल्यू लिखोगे सभी के जो यूनिट्स है यस आई ही चाहिए, यस आई यूनिट ही चाहिए। ओके, तो ये सभी यस आई यूनिट में है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। मीटर, किलोग्राम, किलोग्राम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये सभी यस आई में है, तो मैं इन्हीं वैल्यू का एज इट इज रख सकता हूँ। अगर नहीं होते तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ता। कुछ एग्जाम्पल में हमें कन्वर्ट करने की जरूरत भी पड़ने वाली है, तो तब हम कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको समझ गया गिवन क्या है। उसके बाद देखो फिर से एक बार बता देता हूं कि महेंद्र और विराट एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। एक का मास 75 और एक का मास जो है 80 kg है। ओके, तो उनके अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिंपली हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो वी हैव फॉर्मूला F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखा है, ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला है। G की वैल्यू पुट करते हैं, कितनी दी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये G की वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। m1 की वैल्यू कितनी है, 75, वो 75 प्लेस कर दी। m2 की वैल्यू कितनी है, 80 इंटू 80 प्लेस कर दी। d का स्क्वायर मतलब d की वैल्यू 1, तो इस वहां पे 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने बताया आपको कि पॉइंट मूव करने की जरूरत पड़ सकती है, तो यहाँ पे वही कर रहे हैं हम। देखो यहाँ पे जो पॉइंट है वो मैंने कितने प्लेस मूव करना है, 2 प्लेस मूव करना है, क्योंकि 6.67 को मुझे कन्वर्ट करना है 667 में। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं कि अगर आपको पॉइंट के मल्टीप्लिकेशंस में प्रॉब्लम नहीं है, डिवीजन में प्रॉब्लम नहीं है, आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि पॉइंट की प्लेस मेरी रॉन्ग नहीं होगी, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पॉइंट आगे पीछे हो जाएंगे और आंसर रॉन्ग हो जाएगा, तो इस मेथड से आप कर सकते हो। तो 2 प्लेस
पॉइंट को मैंने मूव किया, 6.67 को कन्वर्ट किया 67 में, 2 प्लेस मैंने पॉइंट राइट को मूव किया है, इसलिए इंटू 10⁻⁻²। ओके, 2 प्लेस मूव किया इसलिए इंटू 10⁻⁻11 एज इट इज। 75 और 80 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर मिलता है 6000। स्टूडेंट, एक आपको सजेशन दूंगा कि जब आप क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो आप वीडियो के साथ साथ सॉल्व करते चलो, खुद से भी वीडियो पॉज करो, खुद से भी मल्टीप्लिकेशन करो, खुद से डिवीजन करो, चेक करो यही आंसर आते हैं क्या। ओके, और आने चाहिए, यही आंसर करेक्ट है, मगर ये आपकी खुद की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके, नहीं तो आप बस देख रहे हो और लिख रहे हो, तो इससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। खुद से आपको बिना देखे सॉल्व करना आना चाहिए। कम से कम वीडियो 1-2 बार देखने के बाद आप खुद से आप सॉल्व करके देखो, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन खुद करो। अब यहाँ पे 75 इंटू 86,000 है, मैंने कह दिया, बस इतना सफिशिएंट नहीं है, आपको चाहिए कि आप मल्टीप्लिकेशन करो, एक रफ पेज साथ में रहने दो, मल्टीप्लिकेशन करो, बाकायदा आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, ध्यान में रखो, ये प्रैक्टिस जरूरी है। तो ये आ गया 6000। क्या किया मैंने यहाँ पे, 2 प्लेस पॉइंट आगे मूव किया, तो ये 667 में कन्वर्ट हो गया, 667 में राइट को 2 प्लेस पॉइंट मूव किया, इसलिए 10⁻⁻² आ गया। ये 10⁻⁻11 एज इट इज। 75 इंटू 80 6000 एज इट इज, मतलब 6000 आंसर आ गया। 1 का स्क्वायर 1, और किसी भी थिंग को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही थिंग रहती है, इसलिए मैंने नेक्स्ट वाले स्टेप में डिवाइड 1 नहीं लिया है। ठीक है, अब देखो 667 एज इट इज, -2 -11 एडिशन हो जाएगी दोनों की, आंसर आएगा -13। अब ये 6000 से मल्टीप्लाई करना सिंपल है या 6 से मल्टीप्लाई करना सिंपल है, तो 6 से मल्टीप्लाई करना सिंपल है ऐसे मुझे लगता है, इसलिए मैंने 6000 को 6 में कन्वर्ट किया है नेक्स्ट वाले स्टेप में। तो क्या किया मैंने यहाँ पे जो पॉइंट है उसको 1 2 3 प्लेस मेरे लेफ्ट को मूव किया। अगर इधर ऐसे लिख रहा हूं मैं, तो लेफ्ट को मैंने 3 प्लेस मूव किया, इसलिए 10 का पावर क्या आ गया, प्लस। ओके, ये 667 एज इट इज, -2 -11 -13, ये 6000 को मैंने 6 में कन्वर्ट किया, पॉइंट को 3 प्लेस लेफ्ट में मूव करके, इसलिए 10 का पावर क्या आ गया, +3। उसके बाद अब मैं बस क्या कर रहा हूं, ये नंबर्स को रीअरेंज कर रहा हूं, मतलब ये 667 और 6 को मैंने पास ले लिया, और 10⁻⁻13 और 10⁻³ को पास ले लिया। इस स्टेप में मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया, बस नंबर को रीअरेंज किया। 667 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 10⁻⁻13 इंटू 10⁻³ ये बस नंबर्स को रीअरेंज किया है। अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 667 इंटू 6 अगर करते हो तो आंसर आएगा आपको 4002। बाकायदा आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन कर देखना ही है। फिर से एक बार बोल रहा हूं मैं, तो ये मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 4002। ओके, और ये -13 + 3, -13 + 3 का आंसर क्या आएगा, -10। ओके, 3 में से 13 गया, 10, और जो बड़े वाला नंबर है, बड़ा वाला जो नंबर है, बिग नंबर, उसके साइन माइनस। ओके, अब यहां तक आपका आंसर आ गया। ओके, मगर आप अगर टेक्स्ट बुक में आंसर देखते हो तो 4.00 इंटू 10⁻⁻7 है। टेक्स्ट बुक में देखो आप एक बार, जो आंसर दिया है 4.002 इंटू 10⁻⁻7 है। ओके, तो यहां तक जो हमने सॉल्व किया ये रॉन्ग हो गया क्या, नहीं। अगर आप इसी स्टेप को क्या कर देते हो, आपका सॉल्व करना स्टॉप कर देते हो, आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये आंसर करेक्ट है। यहां तक आप स्टॉप कर देते हो तो आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, नो डाउट। मगर हमें आंसर कैसे लाना है, टेक्स्ट बुक के जैसा करेक्ट आंसर लाना है। ये करेक्ट नहीं है क्या, ये भी करेक्ट है, मगर एज इट इज टेक्स्ट बुक के जैसा आंसर लाना है। तो क्या किया है टेक्स्ट बुक ने, 4.002 किया है। मतलब यहां का जो पॉइंट है ये 1 2 3 प्लेस लेफ्ट को मूव किया। ओके, तभी तो आएगा ना 4 पॉइंट। तो यहां पे मैंने वही किया, 4.002 इंटू 3 प्लेस मैंने पॉइंट को अगर पीछे लिया है लेफ्ट साइड को, 10 की पावर क्या आएगी, +3, और ये 10 की पावर -10 एज इट इज। आई नो कि इतना जो एरिया है ये फोकस का मारा हुआ है, फोकस के वजह से यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मगर यहाँ पे मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको कि ये 4002 है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, 4.002 टेक्स्ट बुक के जैसे लाना है। तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट जो है 1 2 3 प्लेस क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट को मूव कर रहा हूँ, तो आ गया मेरा
0.002, मैंने लेफ्ट को 3 प्लेस मूव किया, इसलिए 10 टू द पावर +3 और यहाँ का 10 टू द पावर -10 एज इट इज। अब मुझे बताओ -10 + 3 का आंसर क्या आएगा? -7। सिंपल है, एडिशन अगर हम करते हैं 3 + -10 की तो आंसर आता है -7। तो टेक्स्ट बुक के जैसा एज इट इज आंसर आ गया हमारा 4.002 इंटू 10 टू द पावर -7। फोर्स है तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। ऐसा यूनिट राइट करने का भूलना नहीं है। ध्यान से जब आंसर लिखोगे तो ऐसा यूनिट लिखना ही है, उसको ब्रैकेट करना ही है, बॉक्स बनाना ही है। तो फोर्स इज इक्वल टू 4.002 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। और आपको आपका आंसर जो है और डिस्क्रिप्टिव बनाना है तो आप फुल स्टेटमेंट में आंसर लिख सकते हो, जिससे चेक करने वाले के ऊपर इंप्रेशन पड़े। Therefore, the force of gravitation between Mahendra and Virat is 4.002 into 10 to the power -7 न्यूटन। ओके, तो आप फिर से एक बार रिवाइज करो इसको, फिर से एक बार देखो कैसे कैसे बताया है। बहुत ही सिंपल है, 1 और 2 टाइम आप वीडियो को देखो, कैसे बताया, कैसे एक्सप्लेन किया मैंने। 1-2 बार आप देखकर लिखो और आपको चाहिए कि सेल्फ स्टडी के लिए आपको कम से कम 2 से 3 बार एक एग्जाम्पल को बगैर देखे भी क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारे 4 एग्जाम्पल में से जो फर्स्ट एग्जाम्पल है पेज नंबर 6 सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1 ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, एग्जाम्पल सेकेंड। अब देखो स्टूडेंट, जो सेकेंड वाला क्वेश्चन दिया है वो है आपका सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1 ऑन पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 के ऊपर जो सॉल्व एग्जाम्पल है फर्स्ट वाला, वो है डिपेंड हमारे न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर। ठीक है, डोंट वरी स्टूडेंट, ऐसे मत सोचना कि मैं कुछ स्किप कर रहा हूं। ओके, जैसे पेज नंबर 6 के ऊपर और कुछ एक पहला वाला एग्जाम्पल छोड़कर और एक एग्जाम्पल है, एक यूज योर ब्रेन पावर का क्वेश्चन है और वहां पे हाई टाइड और लो टाइड का कंसेप्ट दिया हुआ है। ओके, तो डोंट वरी, हम सब कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं, मगर जो रिलेटेड थिंग्स है उन्हें एक साथ अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आपको भी पता चलेगा कि स्टडी कैसे करना है। तो पहले ही आपको पता है कि हम कौन से एग्जाम्पल देख रहे हैं, बस जो डिपेंड है इस फॉर्मूला के ऊपर, F = Gm1m2/r², मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर। तो इसके ऊपर डिपेंड जो सेकंड एग्जांपल आता है वो आता है पेज नंबर 7 एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व्ड एग्जांपल में। तो वहां पे क्या क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट कि कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन महेंद्र इन प्रीवियस एग्जांपल। मतलब जो अभी हमने फर्स्ट वाला एग्जांपल सॉल्व किया तो उस एग्जाम्पल के अंदर जो महेंद्र है, तो महेंद्र के ऊपर अर्थ का कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैलकुलेट करना है। ओके, पहले हमने कैलकुलेट किया महेंद्र और विराट के बीच में का ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब हमें कैलकुलेट करना है अर्थ और महेंद्र के बीच में का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इन बिटवीन द अर्थ एंड महेंद्र, वो हमें सॉल्व करना है। ओके, तो स्टूडेंट पहले एग्जाम्पल को समझ लो कि दिया क्या है। अब देखो, ये अगर अर्थ है हमारी और यहाँ पे महेंद्र है जिसका मास जो है हमें दिया है 75 kg पहले वाले एग्जाम्पल में। अब महेंद्र अर्थ से कितने डिस्टेंस के ऊपर है? तो आप कहोगे अर्थ के ऊपर ही है, तो अर्थ से उसका कोई डिस्टेंस नहीं है। मगर स्टूडेंट आपको याद होगा ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स है, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर वाला फोर्स है। तो फोर्स का ओरिजिन सेंटर से है, तो हम डिस्टेंस भी कहां से कैलकुलेट करते हैं? सेंटर से ही कैलकुलेट करते हैं। तो हमें जो डिस्टेंस लेना पड़ेगा महेंद्र का अर्थ से, वो कहां से लेना पड़ेगा? अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस लेना पड़ेगा। अब ये एक मास हो गया महेंद्र का। अब ये डिस्टेंस भी हमें पता चल गया कि अर्थ की रेडियस जितनी है उतना डिस्टेंस क्या है? महेंद्र का और अर्थ का है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए जो मास है अर्थ का मास हमें पता होना चाहिए, अर्थ की रेडियस भी हमें पता होनी चाहिए। देखो गिवन में m1 मतलब मैंने अर्थ का मास लिखा है, कितना है अर्थ का मास? फिक्स वैल्यू है, ये याद रखनी है आपको। ये इसी लेसन में नहीं मगर लेसन नंबर 10 जो है आपका स्पेस मिशन, उसके अंदर भी आपको ये वैल्यूज लगने वाली है।
वहां पे भी इसका एप्लीकेशन है। सीधे सीधे इस लेसन का, ग्रेविटेशन लेसन का कंप्लीट रिलेशन आपके लेसन नंबर 10 स्पेस मिशन से है। तो अगर हम नेक्स्ट वाला लेसन लेते हैं, इस लेसन के कंप्लीशन के बाद यहाँ पे यूट्यूब पे हम कौन सा लेसन लेंगे, फिर स्पेस मिशन लेसन लेंगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट से आपके वो अभी अभी आपने पढ़े होंगे और आपको वहां पे उसकी हेल्प होगी। तो देखेंगे अगली बात है। अभी एग्जाम्पल के और फोकस करते हैं। तो देखो, जो मास है अर्थ का वो कितना है, क्योंकि बॉडीज दो है, अर्थ और महेंद्र का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो अर्थ एक बॉडी हो गई और महेंद्र एक बॉडी है। तो फर्स्ट वाले बॉडी का जो मास है, मतलब अर्थ का मास, वो है 6 × 10⁻24 kg। फिक्स वैल्यू है 6 × 10⁻24 kg। ये वैल्यू किसकी है, अर्थ के मास की। महेंद्र का मास हमें प्रीवियस एग्जाम्पल से पता है, कितना दिया था, 75 kg। तो ये उसका मास आ गया 75 kg। अब जो डिस्टेंस है कहां से लेना है, सेंटर से, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, फोर्स का ओरिजिन सेंटर से है, तो डिस्टेंस भी कहां से मेजर करेंगे, सेंटर से ही। तो जो सेंटर से जो डिस्टेंस है यहां सरफेस तक जहां महेंद्र है, उसे हम अर्थ की रेडियस भी कह सकते हैं। तो अर्थ की रेडियस कितनी है, मतलब दोनों के बीच में का डिस्टेंस रेडियस जितना है, और रेडियस है 6.4 × 10⁻6 मीटर। ओके, कभी कभी आपको रेडियस 6400 किलोमीटर में भी दी हुई हो सकती है, तो बाकी भी डिस्टेंसेस आपको किलोमीटर में ही लेने पड़ेंगे। फिर अब एक बात याद रखना कि पर्टिकुलर इस एग्जांपल्स के लिए SI यूनिट क्या है, मीटर है। तो हमने मीटर में वैल्यू ली है, 6400 किलोमीटर नहीं लिया है हमने, क्या लिया है, 6.4 × 10⁻6 मीटर, ये वैल्यू ली है। जब आप लेसन नंबर 10 के एग्जांपल सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू किलोमीटर में लेनी होगी, क्योंकि कुछ डिस्टेंसेस आपको अर्थ सरफेस से ऊपर किलोमीटर में ही दी है, 20,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, तो वो डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो वहां पे आप रेडियस भी किलोमीटर में ले सकते हो। ओके, अगर बड़े बड़े वैल्यूज है तो, यहाँ पे स्मॉल वैल्यूज है इसलिए हमें SI यूनिट मीटर ही रखना है। तो इसलिए मैंने वैल्यू 6.4 × 10⁻6 मीटर ली है, जो कि अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक है। अब उसके बाद यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो यही यूज की है जो हमने पहले देखी थी, 6.67 × 10⁻⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो वैल्यूज हमें पता चल गई। क्वेश्चन क्या था, सिंपल इतना पूछा है वहां पे कि अर्थ और महेंद्र का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन महेंद्र ड्यू टू अर्थ, वो कैलकुलेट करना है, बस इतना दिया है। तो आपको वहां से क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है कि जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के लिए हमें क्वांटिटीज कौन कौन सी चाहिए। फॉर्मूला के लिए हमें जी चाहिए, जी की वैल्यू फिक्स है, पता है हमें 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। उसके बाद m1 मास ऑफ अर्थ और m2 मास ऑफ महेंद्र। मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 × 10⁻24 kg। महेंद्र का मास प्रीवियस एग्जांपल में था 75 kg, वो भी लिख लिया। और जो डिस्टेंस है वो रेडियस जितना है अर्थ के, और अर्थ की रेडियस है 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो गिवन जो चाहिए हमें वैल्यू पुट करने के लिए, जितनी क्वांटिटीज, सभी क्वांटिटीज का गिवन हमने सॉर्ट आउट कर लिया है। अभी बस हमें वैल्यूज पुट करके क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कॉन्सेंट्रेशन से देखो, अभी फॉर्मूला है हमारे पास G m1 m2 अपॉन r²। अब G की वैल्यू कितना है, 6.67 × 10⁻11 रख दिया एज इट इज। m1 की वैल्यू कितनी दी है, 6 × 10⁻24, वो भी वैल्यू एज इट इज रख दी मैंने। उसके बाद m2 की वैल्यू कितनी है, 75, वो भी वैल्यूज रख दी। उसके बाद रेडियस का स्क्वायर है। अब रेडियस कितनी है, डिस्टेंस कितना है, 6.4 × 10⁻6 मीटर, 6.4 × 10⁻6 एज इट इज वैल्यू रखी। यहाँ पे r का स्क्वायर है, इसलिए इस वैल्यू का भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट है पॉइंट को मूव करना। क्या करना है, यहाँ पे 6.67 को कन्वर्ट करना है 667 में, मतलब कितने प्लेस पॉइंट आगे आ रहा है, 2 प्लेसेस आगे आ रहा है। इसलिए मैंने 6.67 को जब 667 में कन्वर्ट किया तो मैंने मल्टीप्लाई किया 10⁻⁻2 से, क्योंकि पॉइंट 2 प्लेस मूव हुआ है राइट साइड को, इसलिए -2। ये -11 एज इट इज, ये 10⁻24 भी एज इट इज। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लिया 6 और 75 का, 6 × 75 अगर आप करते हो तो आंसर कितना आता है, 450। ओके, 450 आंसर आ गया। ये 10⁻24 एज इट इज है। अब नीचे भी एक प्लेस पॉइंट आगे मूव किया है, 6.4 को कन्वर्ट किया है 64 में, पॉइंट एक प्लेस
राइट साइड को मूव हुआ इसलिए 10 रेज टू द पावर -1, 10 रेज टू 6 एज इट इज, ब्रैकेट का स्क्वायर एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप 667 एज इट इज, 450 एज इट इज, -11 -2 -13 और ये 10 रेज टू 24 एज इट इज, 64 एज इट इज, 6 -1 10 रेज टू 5 ब्रैकेट का स्क्वायर एज इट इज। ओके, उसके बाद अभी 667 एज इट इज 450 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि मैं 45 से मल्टीप्लाई करूं, एक स्टेप मेरी कम हो जाएगी, इसलिए मैं 450 को कन्वर्ट कर रहा हूं 45 में। मतलब मैंने क्या किया, एक पॉइंट लेफ्ट को मूव किया, पॉइंट की प्लेस, एक प्लेस क्या की, लेफ्ट को मूव की, इसलिए जब मैं 450 को 45 लिख रहा हूं तो 10 का पावर +1 आएगा क्योंकि राइट को मूव हुआ है, सॉरी लेफ्ट को मूव हुआ है। अगर राइट को मूव होता है तो माइनस आता है, लेफ्ट को प्लस, 10 रेज टू +1, 24 -13, 10 टू द पावर -13 है, 10 टू द पावर 24 है, 24 -13 10 रेज टू 11। ओके, 64 का स्क्वायर 4096, उसके बाद 10 टू द पावर 5 2 ज़ा 10, 10 टू द पावर 10। मैंने बताया यहाँ पे पावर के स्क्वायर की क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन होती है। ओके, अब इसके बाद 667 इंटू 45, इसका आंसर आता है 30,015। मल्टीप्लीकेशन जैसे मैंने पहले भी कहा, आपको खुद सॉल्व कर करके देखना है। 667 इंटू 45 30,015। उसके बाद ये 4096 एज इट इज, ये 10 टू द पावर जो +10 है ये ऊपर जाके क्या होने वाला है, -10। ये 11 और 1 क्या हो गया, 10 रेज टू 12। देखो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 30,015, ये 11 और 1 कितना, 10 रेज टू 12, ये 4096 एज इट इज है, ये 10 रेज टू 10 ऊपर जाकर क्या हुआ है, -10 हुआ। सिंपल सी बात। अब 4096 से मैंने डायरेक्टली डिवाइड कर दिया 30,015 को। अगर आपको इनके क्या करने हैं, पार्ट्स करने हैं, स्मॉल नंबर्स में कन्वर्ट करते जाना है तो आपके स्टेप्स बढ़ते जाएंगे, आपको जैसे सिंपल लगता है वैसे करो। ओके, मगर आप यहाँ पे एक ही बार क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, मतलब आप वन टाइम सॉल्व कर रहे हो और आप स्मॉल नंबर में कन्वर्ट करते जाओगे तो आप 4 स्टेप सॉल्व कर रहे हो, तो नॉर्मल चांसेस होते हैं कि कहीं तो एक मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हमारा क्या हो जाए, रॉन्ग हो जाए। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि 5 मिनट एक्स्ट्रा लगने दो, 4096 का टेबल बना लो आप 4 5 तक, जैसे जैसे वैल्यू है वैसे आप टेबल बनाओ, अप्रोक्सीमेट टेबल बनाओ और टेबल बनाने के बाद डायरेक्टली डिवाइड करो। तो मैंने वैसे ही किया, 4096 का टेबल बनाया और 30,015 को डिवाइड किया। अब डिवाइड करने के बाद मुझे आंसर मिलता है 7 पॉइंट, ये 4096 से 30,015 को डिवाइड करने के बाद मुझे आंसर मिलता है 7.32788 और यहाँ पे भी कंप्लीट 00 नहीं आया था नीचे, इसका मतलब आगे भी बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। ओके, अब उसके बाद -10 + 12, इनका क्या आएगा, +2, क्योंकि 12 से 10 गया, 10 रेज टू 2। ओके, मैंने अप्रोक्सीमेट नंबर के बारे में आपको बताया था। अगर आप यहाँ पे क्या कर देते हो, यहाँ से आगे कुछ सॉल्व करने के लिए रहा ही नहीं, अगर आप इस स्टेप को आपका सम सॉल्व करना स्टॉप कर देते हो, फिर भी आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये आंसर रॉन्ग नहीं है, करेक्ट ही है। बस अभी हमें करना क्या है, टेक्स्ट बुक के जैसा आंसर लाना है। तो ये 7 पॉइंट एज इट इज, 3 एज इट इज, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अप्रोक्सीमेट नंबर लेते हैं हम, कि यहाँ पे 2 7 8 और बहुत सारे नंबर है आगे, तो ये 2 के जगह मैं डायरेक्ट अगर 3 लिख लेता हूं तो आगे वाले नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये 7 एज इट इज, पॉइंट एज इट इज, 3 एज इट इज, ये 2 7 8 8 और बहुत सारे नंबर लिखने के अलावा मैं यहाँ 2 के जगह डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, 3 लिख ले रहा हूं, तो आगे वाले नंबर नहीं लिखना पड़ेंगे। ओके, तो अब इसके बाद देखो ये 7 पॉइंट क्या हो गया, 33 इंटू 10 रेज टू ये 2 एज इट इज। अब टेक्स्ट बुक के जैसा और आंसर आना बाकी है। अभी टेक्स्ट बुक में 733 आंसर दिया है, तो ये पॉइंट मुझे कितना प्लेस मूव करना पड़ेगा, 2 प्लेस मूव करना पड़ेगा टूवर्ड्स राइट। अब जब मैं राइट को ये पॉइंट 2 प्लेस मूव करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 733 में, और 2 प्लेस मूव हुआ है राइट को, इसलिए 10 टू द पावर -2, ये 10 टू द पावर +2 एज इट इज, +2 -2 कैंसल और आपका नंबर रह गया बस 733 न्यूटन। तो जो फोर्स है अर्थ का महेंद्र के ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कितना है, 733 न्यूटन है। आप कंपेयर करो विराट और महेंद्र के बीच में जो फोर्स था वो कितना कम था, 4.002
2 इंटू 10⁻⁻7। -7 मतलब 0.00 में अगर आंसर आएगा उसका, अगर हम पूरे नंबर में लिखते हैं तो इतना स्मॉल फोर्स था, मगर अर्थ का महेंद्र के ऊपर काफी, उसके कंपैरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ओके, इसलिए जब महेंद्र विराट से दूर जाएगा तो उसके ओर नहीं आएगा, मगर महेंद्र जब अर्थ से ऊपर जाएगा तो अर्थ के ऊपर ही क्या होने वाला है, रिटर्न आ जाने वाला है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो होप आपको एग्जाम्पल का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। फिर से सजेशन दूंगा, 1-2 बार वीडियो देखो, 1-2 बार सॉल्व करो देखकर, और बिना देखे भी सॉल्व करना है, ये आपको प्रैक्टिस करके रखना है। चलो देखते हैं थर्ड वाला एग्जाम्पल। तो देखो स्टूडेंट, हमारा थर्ड एग्जाम्पल जो न्यूटन्स के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर डिपेंड है, वो एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 15 के ऊपर एक्सरसाइज में, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में F नंबर वाला जो एग्जाम्पल है, ओके, तो वो एग्जाम्पल हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, हम पहले मैंने कह दिया कि हम यहां से वहां जंप्स नहीं मार रहे हैं, हम जितना रिलेटेड है सबको एक साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। और आई नो कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, मगर आपको फिर बाद में इन एग्जाम्पल्स के लिए अलग अलग वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वीडियो में आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा जो न्यूमेरिकल रिलेटेड है न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो पेज नंबर 15 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5F। क्वेश्चन है कि द masses of earth and moon are 6 into 10⁻24 kg and 7.4 into 10⁻22 kg respectively। मतलब मून और अर्थ के जो मासेस है वो ये दिए हुए हैं। मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया है यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आने के लिए। मास ऑफ अर्थ मैंने ME से इंडिकेट किया है, M भी कैपिटल है, E भी कैपिटल है, मगर M थोड़ा बिग लिखा है मैंने और E थोड़ा सा स्मॉल लिखा है, मगर कैपिटल लेटर है दोनों भी। मास ऑफ अर्थ ऐसे हम उसको रीड कर सकते हैं, ध्यान में रखो। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के एग्जांपल में ऐसे सिंबल्स की हमें जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो मास ऑफ अर्थ दिया है 6 into 10⁻24 kg, मास ऑफ मून MM दिया है 7.4 into 10⁻22 kg, ठीक है। उसके बाद में दिया है कि द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, डिस्टेंस R से इंडिकेट किया है मैंने यहाँ पे, पहले वाले एग्जांपल में भी किया था और पहले भी आपको बताया था कि आप D और R दोनों से भी क्या कर सकते हो, इंडिकेट कर सकते हो, कैपिटल या स्मॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पता होना चाहिए उसका मीनिंग क्या है। तो जो डिस्टेंस है वो दिया है मून और अर्थ दोनों के बीच में 3.84 into 10⁻5 किलोमीटर। पहले ही मैंने कहा कि यहाँ पे डिस्टेंस हमें रखते वक्त कैसे रखना है, मीटर में रखना है। तो किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है, अगर आपको क्या करना है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, जैसे 1 किलोमीटर को आपको मीटर में लिखना है तो कितने मीटर लिखोगे? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और 1000 मीटर को मैं 10⁻3 मीटर लिख सकता हूं। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर है? 10⁻3 मीटर है। इसलिए जब मुझे किलोमीटर को मीटर से कन्वर्ट करना है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे जो भी गिवन वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻3 से। तो ये 3.84 एज इट इज, 10⁻5 एज इट इज, किलोमीटर को मैं मीटर लिख रहा हूं इंटू 10⁻3 करके। ये 5 + 3 कितने हो जाएंगे? 8। तो आपकी R की वैल्यू आ गई, R = 3.84 into 10⁻8 मीटर, बिकॉज 5 + 3 8। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे ब्रैकेट क्यों किया है? क्योंकि ऐसे होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जब वैल्यू राइट करते हैं तो राइट करते वक्त यहाँ R के सामने 3 वैल्यूज दिख रही है, तो कंफ्यूजन से ऐसे घाई गड़बड़ में आपने कोई और पहले या दूसरे वाले स्टेप की वैल्यू लिख दी और इतना सारा सॉल्व करते हुए जा रहे हो और फिर फाइनल आंसर नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो वैल्यू मुझे पुट करना है कन्वर्जन के बाद, उस वैल्यू को मैंने क्या कर लिया, बॉक्स कर लिया। ओके, कि मैं जब वैल्यू रखूं तो मेरी सीधी नजर कहां पे जाए, उस बॉक्स के ऊपर जाए, अदर 2 वैल्यूज के ऊपर नहीं, क्योंकि आपको पता है मैथ में नॉर्मल मिस्टेक से पूरा रॉन्ग हो सकता है। अब यहां पे इन्होंने एग्जाम्पल में ही दिया है कि G की वैल्यू 6.67 अब तक हमने यूज की,
मगर इन्होंने दिया है 6.67 ना यूज करते हुए डायरेक्टली आप क्या यूज करो 6.7 यूज करो। फिर से अप्रोक्सीमेट नंबर का यहाँ पे आ गया, देखो कि वैल्यू क्या थी 6.67 हम यूज कर रहे थे। ये 6.7 लिखने के बाद 6 के जगह 7 लिख देता हूं तो आगे वाले नंबर्स मुझे लिखने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। तो और मेरे लिए सिंपल हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, आपके लिए भी सिंपल होने वाला है, ठीक है। तो आपको एग्जांपल समझ में आ गया कि अर्थ और मून के मासेस दिए हुए हैं, उनके दोनों के बीच में का डिस्टेंस किलोमीटर में था, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया। हमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या पता है, वैल्यू पता है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें दोनों के बीच में का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ और मून के बीच में का ग्रेविटेशनल फोर्स, उसे कैलकुलेट करना है। अब आप देखोगे कि फॉर्मूला भी मैंने वही फॉर्मूला है मगर नॉर्मल मॉडिफाई किया। जैसे हम g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर लिखते हैं या d स्क्वायर, वहां पे मैंने ऐसे लिखा g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून अपॉन रेडियस द स्क्वायर। फॉर्मूला वही है, बस नॉर्मल सिंबल मॉडिफाई किया है, ओके। मीनिंग उसका कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे अब g की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻⁻11 एज इट इज वैल्यू ली रख दी। मास ऑफ अर्थ कितना है 6 इंटू 10⁻24 एज इट इज, उसको वहां से कॉपी किया, इधर पेस्ट कर दिया। मास ऑफ मून कितना है 7.4 इंटू 10⁻22 kg, इसको सेलेक्ट करके कॉपी किया, पेस्ट कर दिया इधर, वही वैल्यू रख दी मास ऑफ मून। उसके बाद रेडियस या डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, कितना डिस्टेंस है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, सेलेक्ट कॉपी पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ओके। तो वैल्यूज यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आते वक्त हमने सॉल्व कुछ नहीं किया, बस वैल्यूज पुट की। अब पता है आपको वही एज इट इज, पॉइंट्स मूव करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, पावर की एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है और लास्ट में डिवीजन करना पड़ेगा, सिंपल। तो पहली स्टेप अपनी पॉइंट मूव करने वाली, 6.7 का एक प्लेस पॉइंट राइट को मूव कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया 67 में। एक प्लेस राइट को मूव किया इसलिए 10⁻⁻1 ये आ गया, 10⁻⁻11 एज इट इज, 6 इंटू 10⁻24 एज इट इज। इसका एक पॉइंट ये 7.4 है ना, तो इसका एक पॉइंट एक प्लेस राइट को मूव कर दिया तो वो 7.4 कन्वर्ट हो गया 74 में, और एक पॉइंट राइट को मूव किया इसलिए 10⁻⁻1 ये आ गया 10⁻⁻1, 10⁻22 एज इट इज। यहाँ पे कितने प्लेस मूव करना है, 2 प्लेस राइट को, 3.84 को कन्वर्ट करना है 384 में, 2 प्लेस पॉइंट राइट को मूव किया 10⁻⁻2, 10⁸8 एज इट इज, स्क्वायर एज इट इज, ओके। तो सॉल्व करेंगे अभी से। अब क्या किया मैंने, ये 67 एज इट इज लिखा, नंबर को पास पास ले रहा हूं अभी, देखो ये 67 है, यहाँ पे ये मेरा नंबर 6 है और ये नंबर है यहाँ पे मेरा 74। तो ये तीनों जो नंबर्स है, ये नंबर्स मैंने क्या कर लिए यहाँ पे एक साथ लिख लिए, जो कि मुझे मल्टीप्लाई करने में सिंपल जाने वाला है। तो 67, 6 और 74 इन तीनों नंबर्स को मैंने एक साथ क्या कर लिया, यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसके बाद -11 -1 -12, देखो ध्यान दो, -11 -1 -12, -12 -1 -13, ये -13 कैसे आया पता चला, समझ में आया। -11 -1 -12, -12 -1 -13, ओके। ये एक स्टेप मैंने यहाँ पे कम कर दिए, नोट्स में आपको ये एक स्टेप बढ़ा के दिए, तो कंफ्यूज मत होना कि नोट्स में अलग लिखा है और यहाँ पे अलग लिखा हुआ है, ओके। नोट्स के लिए मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है गूगल क्लासरूम का कोड वगैरह सब कुछ, आप वो कोड डालकर क्या कर सकते हो, नोट्स इस चैप्टर के ले सकते हो और आने वाले सभी चैप्टर के वहीं पे मिलेंगे, ओके। तो कंफ्यूज मत होना, एक स्टेप नोट्स में ज्यादा है क्योंकि ये -11 -1 -12 फिर वो -1 को बाद में ऐड किया मैंने वहां पे नोट्स में, यहाँ पे एक ही स्टेप में कर दिया, समझ सकते हो आप लोग, ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। -11 -1 -12 -1 -13 +24, ये 10⁻24 10⁻22 दोनों को ऐड किया 46, समझ में आ गया। ये 384 एज इट इज, 8 में से 2 जाता है 10⁻6, इसका जो ब्रैकेट का स्क्वायर है वो ब्रैकेट का स्क्वायर एज इट इज। अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इन तीनों नंबर का, 67 × 6 × 74। पहले आपको क्या करना है, 67 × 6 करो, जो आंसर आएगा उसको 74 से मल्टीप्लाई करो। तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है
29,748, ये आंसर आ गया। उसके बाद ये 46 में से 13 गए, 46 माइनस 13 10⁻33। 384 का स्क्वायर करो, सॉल्व करो पहले, 384 इंटू 384, तो आपका आंसर आता है 1,47,456। ये 384 का स्क्वायर है, और यहाँ पे तो मल्टीप्लाई होता है, पता है हमें, 6 2 ज़ा 12, 10⁻12। ओके, आ गए यहाँ तक। अब देखो आगे क्या किया। ये 29,748 एज इट इज, 10⁻33 एज इट इज, ये 10⁻12, नीचे प्लस है, ऊपर इनवर्स में जाएगा तो क्या होगा माइनस, 10⁻+12, ऊपर जाकर हो गया 10⁻−12। ये नीचे वाला नंबर 1,47,456 एज इट इज, वो नंबर एज इट इज है। ये फिर से 29,000 वाला नंबर एज इट इज है, 1 लाख वाला नंबर एज इट इज है। 33 में से 12 को माइनस किया, सब्सट्रैक्ट किया, तो आंसर आएगा 10⁻+22। सिंपल। अब यहाँ पे वहीं पे आके रुक गए हम, उसी मोड पे, कि जिस मोड पे आपके पास दो चॉइसेस है। एक तो आप इन नंबर्स को स्मॉल करते करते सॉल्व करो, 3-4 स्टेप और बढ़ाओ, या फिर सिंपल सी बात मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये 1 लाख है, इसको मैं 2 लाख में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखो ये 29,000 था, यहाँ पे एक जीरो मैंने बढ़ा दिया। जब एक जीरो बढ़ाता हूँ तो इसकी एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक पॉइंट आगे मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट के बाद बहुत सारे जीरो होते हैं ना, तो एक पॉइंट आगे मूव किया, 10⁻−1, 21 में से -1 गया, 10⁻20 आएगा। ऐसे भी कर सकते हो जो हम करते आए हैं, या ऐसे समझो यहाँ पे इस वैल्यू के ऊपर मैंने एक जीरो बढ़ा दिया तो यहाँ की एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या हो जाती है, ये आपको पता है। 10⁻21 का 20 हो गया, क्योंकि इस नंबर के ऊपर मैंने एक जीरो बढ़ा दिया। तो सिंपल, अभी ये जो 29,000 था, अब ये 29,000 नहीं रहा, ये 2 लाख हो गया। 2,97,480 को मुझे डिवाइड करना है 1,47,456 से। तो आप इसके क्या करो, सिंपल्स में कन्वर्ट करो, या सिंपल मुझे दिख रहा है कि 1 लाख से 2 लाख, ये प्लेस वैल्यू देखो, ये 1 लाख है, यहाँ पे 2 लाख है, 1 लाख से 2 लाख को डिवाइड करूंगा तो आंसर 2 के रेंज में ही आने वाला है। तो मैं क्या करता हूं, टेबल बना लेता हूं, इसका 2-3 मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेंगे। टेबल बना लिया तो समझ में आ गया मुझे कि पहला डिवीजन 2 से जाएगा, फिर पॉइंट देना पड़ेगा, एक जीरो बढ़ाकर 0 से डिवाइड करके 17, और आगे भी आंसर आते जाता है। ओके, तो मैंने उतना नहीं लिखा जितना यहाँ पे रिक्वायर्ड है, क्योंकि फाइनल आंसर मुझे दिख रहा है टेक्स्ट बुक में 2 into दिया है, और मेरा भी 2.07 तक आ गया, तो आगे वाले मैंने सॉल्व नहीं किया। ठीक है, 2.017, ये 1 लाख से 2 लाख को डिवाइड करके ये वैल्यू मिल गई, 10⁻20 एज इट इज। अब अप्रोक्सीमेट नंबर लिया हमने, पॉइंट के बाद कितना है 0, तो उसको छोड़ दो, डायरेक्टली कितना टेक्स्ट बुक ने कितना ले लिया 2, तो फोर्स जो आ गया आपका 2 into 10⁻20। बस ये पॉइंट के बाद वाले नंबर्स टेक्स्ट बुक ने नहीं लिए हैं, हम भी नहीं लेंगे। अगर आप यहाँ तक रख देते हो तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं, आगे सॉल्व करते हो तो वेल एंड गुड। ओके, तो फिर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ और मून के बीच में का कितना है, 2 into 10⁻20 न्यूटन। ठीक है, तो फिर से एक बार अच्छे से सॉल्व कर लो, यही टाइम है प्रैक्टिस के लिए। ओके, देखो लास्ट वाला एक एग्जाम्पल रिमेनिंग है, वो अभी हम देख लेते हैं। तो जितने एग्जाम्पल होंगे ग्रेविटेशन फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड पूरे फाइनल। नेक्स्ट वाला ही एग्जाम्पल है, इसके नीचे वाला टेक्स्ट बुक में देखते हैं। So here is the last example of Newton's universal law of gravitation और example depend on the formula of gravitation। तो example देखो क्या दिया है, example ऐसे दिया है आपको। सबसे पहले पेज नंबर 15 के ऊपर का ही एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 में का जी नंबर वाला लास्ट वाला एग्जाम्पल, पेज नंबर 15 के ऊपर। तो एग्जाम्पल ऐसे है, द मास ऑफ अर्थ इज वी नो दैट 6 into 10⁻24 kg, ये हमने एज इट इज गिवन में लिख दिया। उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज, अर्थ और सन का डिस्टेंस है कितना, 1.5 into 10⁻, कितना 11 मीटर। अब उसके बाद आगे क्या दिया है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन इज, मतलब फोर्स पहले ही दे दिया, दोनों के बीच में फोर्स कितना है
3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन। ये फोर्स दोनों के बीच में, अर्थ और सन के बीच में है, वो पहले ही दे दिया है एज इट इज। उसके बाद g की वैल्यू कितनी यूज करने के लिए कही है, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में यूज की, 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगर एग्जांपल में आपको देते हैं कि ये वैल्यू यूज करना है तो ये यूज करो, अगर नहीं दिया है तो जो रियल वैल्यू हमने देखी थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 6.67 वाली वो यूज करना है। मतलब ये रियल है और ये रियल नहीं है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों ही वैल्यू सेम है, अप्रोक्सीमेट सम पॉइंट का डिफरेंस है, बस जो दी है वो यूज करना है। ठीक है, तो मास ऑफ सन फाइंड करना है, क्योंकि हमें अर्थ का मास दिया, सन और अर्थ का डिस्टेंस दिया, दोनों के बीच में का फोर्स दिया, जी की वैल्यू हमें पता है, तो क्या दिया नहीं है, क्या ना दिया, ms मतलब मास ऑफ सन। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला है हमारे पास, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, m1 मास ऑफ अर्थ, m2 मास ऑफ सन, और रेडियस मतलब दोनों के सेंटर के बीच में का डिस्टेंस। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, जो ना दिया है, क्या ना दिया है, ms मतलब मास ऑफ सन। तो फॉर्मूला को मैं वैसे चेंज करता हूं तो सॉल्व करने में इजी जाएगा। अब ये रेडियस का स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड में है, तो उधर f को किस में चले गया, मल्टीप्लीकेशन में, तो इक्वेशन मिल गया हमें ये f इंटू ये डिवाइड वाला इधर मल्टीप्लीकेशन में इंटू r द स्क्वायर g मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सन। ये मल्टीप्लीकेशन में है ना तीनों भी टर्म, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई की साइन दे दी। अब ये जो टर्म यहाँ पे इधर मल्टीप्लीकेशन में है g इंटू मास ऑफ अर्थ, क्योंकि हमें मास ऑफ सन फाइंड करना है, तो ये j इंटू मास ऑफ अर्थ जो नहीं दिया है वो हमें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इस इक्वेशन में क्या जाएगा, डिवाइड में। तो हमें मास ऑफ सन के लिए इक्वेशन मिल गया, फोर्स इंटू रेडियस द स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम ई, जी इंटू मास ऑफ अर्थ। तो हमें मास ऑफ सन के लिए फॉर्मूला मिल गया, हमने इक्वेशन बना लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सॉल्व करने में आपको आगे इजी जाने वाला है, डायरेक्टली आपका मास ऑफ सन यहाँ पे आप कैलकुलेट होगा। तो क्या होता है आगे, जो हमने पहले 3 एग्जाम्पल में किया, दी हुई वैल्यूज को कॉपी पेस्ट करना है, पॉइंट्स को मूव करना है, पावर को सॉल्व करना है, मल्टीप्लीकेशन, फाइनली डिवीजन। देखो यहाँ पे फोर्स कितना है दिया हुआ है, फोर्स 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन, कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है, 1.5 इंटू 10⁻11, 1.5 इंटू 10⁻11, आर का स्क्वायर है इसलिए इसका भी क्या है यहाँ पे स्क्वायर। अब उसके बाद आगे देखो क्या है, ये जी की वैल्यू कितनी दी है, 6.7 इंटू 10⁻11 एज इट इज रख दी। उसके बाद है मास ऑफ अर्थ जो दिया है 6 इंटू 10⁻24, वो भी एज इट इज रख दिया, ध्यान दो। देखो अब इसके बाद पॉइंट मूव करते हैं हम, ये 3.5 को कन्वर्ट किया 35 में, एक प्लेस पॉइंट आगे गया राइट साइड को 10 टू द पावर -1, 10⁻22 एज इट इज। 1.5 को कन्वर्ट किया 15 में, एक पॉइंट आगे गया राइट साइड को 10 टू द पावर -1, 10⁻11 एज इट इज, उनका स्क्वायर एज इट इज। ये 6.7 को कन्वर्ट किया 67 में, उसके बाद इसको एक पॉइंट आगे मूव किया इसलिए 10 टू द पावर -1, 10⁻11 एज इट इज, 6 इंटू 10⁻24 एज इट इज। ये 35 एज इट इज, 22 से -1 गया 21 इंटू 15 एज इट इज, 11 -1 10 ब्रैकेट का स्क्वायर एज इट इज। ये 67 एज इट इज, -11 -1 -12, 6 इंटू 10⁻24 एज इट इज। उसके बाद 35 एज इट इज, 10⁻21 एज इट इज, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 15 का स्क्वायर 225 और 10⁻10 है तो इसकी मल्टीप्लीकेशन होगा, ये हमें पता है पावर की मल्टीप्लीकेशन होती है 10 टू ज़ा 20, तो ये 15 का स्क्वायर आ गया, ये 10 टू ज़ा 10⁻20 आ गया। इसके बाद ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया 67 और 6 का, 67 और 6 दोनों को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आता है 402, और उसके बाद -12 24 -12 10⁻+12। ओके, अब इसके बाद मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 35 और 225 का, 35 और 225 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया मेरा आंसर 7875। 21 और 20 दोनों की एडिशन हो गई पावर की तो आ गया 10⁻41। ये +12 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -12, 402 एज इट इज। ये +12 ऊपर जाकर -12 हो गया। 7875
को अगर हम 402 से डायरेक्टली डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 19.589 और आगे भी बहुत सारा नंबर्स। ओके, 41 में से -12, 41 में से 12 गए, कितने आ गए? 10⁻²৯। ओके, अब ये 19.589 और बहुत सारे नंबर ना लिखते हुए मैं 5 के जगह डायरेक्ट क्या ले रहा हूं? 6। आप बोलोगे सर कभी आप पॉइंट के बाद वाला जो सेकेंड नंबर है उसको कन्वर्ट कर रहे हो, आगे वाला नंबर ले रहे हो अप्रोक्सीमेट, कभी थर्ड वाले को ले रहे हो, कभी नंबर आप छोड़ दे रहे हो। लास्ट एग्जांपल में हमने नंबर पॉइंट के आगे वाले जो थे वो छोड़ दिए, और यहाँ पे फर्स्ट वाले नंबर को ही मैं क्या कर रहा हूँ? अप्रोक्सीमेट नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे में क्यों कर रहा हूँ स्टूडेंट? क्योंकि टेक्स्ट बुक के जैसा हमें आंसर लिखना है इसलिए। नहीं तो आप इस स्टेप्स पे रुक जाते हो, यहीं पे आप अगर रुक जाते हो तो आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क्स आपके कट नहीं होंगे, कोई भी मार्क्स कट नहीं होंगे। बस हमें टेक्स्ट बुक के जैसा आंसर लाना है, इसलिए ये सब हम जुगाड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 19.5 था, तो ये 19 पॉइंट मैंने 5 की जगह 6 ले लिया, 10⁻²৯ एज इट इज। यहां तक भी नहीं हुआ, अभी टेक्स्ट बुक जैसे आंसर लाना है। तो ये टेक्स्ट बुक में क्या है? 19 पॉइंट नहीं है, 1 पॉइंट है। तो इसलिए मुझे ये जो पॉइंट है यहाँ का एक प्लेस लेफ्ट को पीछे मूव करना है। एक प्लेस मैंने पीछे मूव किया, हो गया 1.96। जो 19.6 था, पॉइंट एक प्लेस पीछे लेने के बाद हो गया 1.96, 10⁻+1 क्योंकि पॉइंट लेफ्ट को मूव हुआ है। उसके बाद 10⁻²৯ एज इट इज, 29 भी प्लस है, 10⁻1 भी प्लस है, 29 + 1 10⁻30, 1.96। तो जो मास है सन का वो है, मास ऑफ सन इज इक्वल टू 1.96 × 10⁻30 किलोग्राम। ये यूनिट लिखना भूलना नहीं है। और यहाँ पे प्लेस नहीं थी, मगर आपने नोट्स में मैंने दिया है, स्टेटमेंट लिखना है, द मास ऑफ सन विल बी 1.96 × 10⁻30 kg। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, बहुत सारी स्टेप्स है जहाँ पे अप्रोक्सीमेशन है, और जो पैटर्न है वो तो सेम है। क्या है? जब एक बार आप वैल्यूज पुट कर देते हो तो पॉइंट को मूव करना होता है, पावर की एडिशन सब्सट्रैक्शन करनी होती है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और फाइनल में डिवीजन होता है। ये पैटर्न तो सेम है, मगर ये परफेक्ट आपके तभी आएंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। और ये तो मैंने पहले ही बता दिया ना आपको कि जो एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल बोर्ड के एग्जाम में कैसे आते हैं, एज इट इज आते हैं, कोई भी चेंज इनके अंदर नहीं होता है। तो बेहतर यही है आपके लिए कि आप इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, जिसकी वजह से जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप फास्ट सॉल्व कर सको, जिससे आपका टाइम बचेगा। ओके, इसमें आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल 2 या 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, और एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको 7-8 पॉइंट्स में लिखना है, 7-8 लाइन उसकी लिखनी है। तो क्या होगा पता है क्या? कि वहां पे आपका हाफ मार्क्स कटने का तो चांस होता ही है, क्योंकि आपकी नॉर्मल स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, आपकी हैंडराइटिंग मतलब साइंस में तो नहीं कंसिडर होती, मगर वो चेक करने वाले के ऊपर डिपेंड है। आप मिस्टेक्स करते हो, ऐसे रफ करते हो वहाँ पे, तो क्या होता है, पेपर आपने नॉर्मल ये कर दिया, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हाफ या 1 मार्क्स वहाँ पे कटने के चांसेस है। मगर यहाँ नंबर्स में नहीं, नंबर्स में मार्क्स नहीं कटते। तो अगर आप कंसिडर करते हो एक क्वेश्चन का आंसर 5-6 पॉइंट में है, 3 मार्क्स के लिए दिया है, और ये 3 मार्क्स के लिए सम है, तो चांसेस है कि वहां आपको 3/2 या 2.5 मिले। अगर आपका हैंडराइटिंग अच्छा है, आपने मतलब एकदम अच्छे से आंसर लिखा है, तो 3/3 भी मिल सकते हैं, मगर ज्यादा चांसेस होते हैं कि 2 या 2.5 ऐसा मार्क्स मिले। ओके, मगर यहाँ पे आप एज इट इज ऐसे सॉल्व करते हो तो 3/3, और आपको पता है ना इनमें से ही आने वाला है, तो क्या हरकत है, प्रैक्टिस करके रखो। ओके, तो चलो स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। यहाँ पे तो 4 ही एग्जाम्पल थे, तो इतना लॉन्ग हो गया लेक्चर। अभी नेक्स्ट लेक्चर में न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर एग्जाम्पल है, और टोटल 8 एग्जाम्पल है, तो इससे भी थोड़ा लॉन्ग लेक्चर होने वाला है, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपके लिए ही अच्छा है, क्योंकि आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स के लिए अलग अलग वीडियोस सर्च करने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो में है। आप चाहे तो एक वीडियो को 2 दिन में कंप्लीट करो, मगर आपको क्या होगा, आपको ये सिंपल जाएगा, ये लॉन्ग वीडियो होने की वजह से। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।